हम्म। तो सोचिए कि आपके पास ना दुनिया की सबसे बेहतरीन और चमचमाती भी एकदम नई स्पोर्ट्स कार है। अच्छा। और उसमें एकदम सबसे ताकतवर इंजन लगा हुआ है, एरोडायनामिक डिजाइन है। मतलब वो पलक झपकते ना हवा से बातें कर सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा लेकिन आने वाला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस कार में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है। अरे बाप रे, फिर तो वो किसी काम की नहीं है। सही कहा ना। और आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में लाखों बेहतरीन डिग्रियों वाले टॉप यूनिवर्सिटीज से निकले लोग बिल्कुल इसी कार की तरह हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी इंसान के पास अच्छी ट्रेनिंग है या शानदार स्किल्स हैं तो मतलब उसका इंजन दमदार है। और हम सोचते हैं कि वो अपने आप सबसे अच्छा काम करेगा। एग्जैक्टली हम क्षमता या जो एबिलिटी होती है ना उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। और यार यहीं पर ना सबसे बड़ी चूक होती है। मतलब बिना ईंधन के वो एबिलिटी सिर्फ एक रुकी हुई मशीन है, उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अगर हम इसे वर्कप्लेस के नजरिए से देखें तो वो ईंधन और कुछ नहीं बल्कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है। बिल्कुल। मतलब क्षमता आपको ये बताती है कि कोई इंसान क्या कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन ये तय करता है कि वो असल में क्या करेगा। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना वो दरअसल आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के मैनेजमेंट सेक्शन का स्टडी मटेरियल है। जो कि काफी हेवी लगता है सुनने में। लगता है हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये सिर्फ बैंकर्स या एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है। ये इंसानी साइकोलॉजी और हमारे बिहेवियर का ना एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इस मटेरियल में बहुत ही साफ शब्दों में एक बात लिखी है कि मोटिवेशन दरअसल काम करने की एक क्षमता को काम करने की इच्छा में बदल देता है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है और इस एक लाइन के पीछे ना बहुत गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। मतलब जब कोई कंपनी अपने लोगों को सही से मोटिवेट कर पाती है ना तो उसका सीधा असर उनकी बैलेंस शीट पर दिखता है। सच में। बिल्कुल। लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा काम नहीं करते कि उन्हें बॉस का डर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंदर से करना चाहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? रिड्यूस्ड टर्नओवर। यानी लोग नौकरी कम छोड़ते हैं। हाँ, बार बार नए लोगों को ढूंढना, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत महंगा सौदा होता है। मोटिवेटेड लोग अपनी जगह टिके रहते हैं। और आज के इस तेजी से बदलते दौर में ना जहाँ एआई और ये सब नई तकनीकें रोज आ रही हैं, वहाँ एक डरा हुआ या जो असंतुष्ट इंसान है वो बदलाव से चिढ़ेगा। हाँ, वो रेजिस्ट करेगा, लाइन में लग जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए किसी भी मैनेजर को सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई इंसानी दिमाग आखिर चाहता क्या है। हाँ, और ये सवाल हमें सीधे उन थ्योरीज की तरफ ले जाता है जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों पर बात करती हैं, या जिसे सोर्स में कंटेंट थ्योरीज कहा गया है। और जब भी हम जरूरतों की बात करते हैं ना तो अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, वो पिरामिड वाली थ्योरी है ना। एग्जैक्टली। मैस्लो ने काफी लॉजिकल तरीके से समझाया कि हमारी जरूरतें ना एक पिरामिड की तरह होती हैं। इसमें 5 लेवल होते हैं। सबसे नीचे होती हैं फिजियोलॉजिकल जरूरतें, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, मतलब जब तक इंसान भूखा है उसे दुनिया की कोई और चीज नहीं सूझती। बिल्कुल। मैंने इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच रही थी। मतलब आप सीधे लेवल 5 पर छलांग नहीं लगा सकते जब तक आप लेवल 1 पार ना कर लें। लेवल 1 तो सर्वाइवल है। बहुत सही उदाहरण है ना। एक बार जब पेट भर जाता है और सिर पर छत आ जाती है तब इंसान अचानक से लेवल 2 के बारे में सोचने लगता है, यानी सेफ्टी। उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। और जब सेफ्टी मिल गई तो फिर लेवल 3 यानी सोशल जरूरतें। ऑफिस में दोस्त बनाना, टीम का हिस्सा महसूस करना। और फिर उसके बाद आता है लेवल 4 एस्टीम यानी सम्मान। लोग चाहते हैं कि उनके काम की तारीफ हो, उनका ऑफिस में एक रुतबा हो। और सबसे आखिर में आता है लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानना। बिल्कुल। और इस पिरामिड की जो सबसे खास बात मैस्लो ने बताई वो ये है कि एक जरूरत जब पूरी हो जाती है ना तो वो आपको मोटिवेट करना बंद कर देती है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर किसी इंसान की सैलरी इतनी है कि उसका घर बहुत आराम से चल रहा है तो आप उसे सिर्फ थोड़े और पैसों का लालच देकर उसकी पूरी एनर्जी नहीं निकाल सकते। उसे अब पैसे नहीं, सम्मान या ग्रोथ चाहिए। ये तो काफी सेंस बनाता है। लेकिन मैंने सोर्स में पढ़ा कि मैस्लो की इस थ्योरी में एक कमी भी थी। हाँ, असली जिंदगी में ना इंसान इतनी सीधी लकीर में नहीं चलता कि पहले लेवल 1, फिर 2, फिर 3। और यहीं पर क्लेटन एल्डरफर की एंट्री होती है। उन्होंने अपने ERG थ्योरी के साथ मैस्लो के पिरामिड का एक तरह से रीमिक्स कर दिया। हाँ,
रीमिक्स कह सकते हैं। उन्होंने 5 की जगह सिर्फ 3 लेवल बताए। एग्जिस्टेंस यानी सर्वाइवल, रिलेटेडनेस यानी रिश्ते, और ग्रोथ। लेकिन एल्डरफर ने एक नई चीज इसमें जोड़ी जो मुझे बहुत अजीब लगी, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। यहाँ ना साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। मतलब मैस्लो तो कहते थे कि इंसान हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन एल्डरफर ने देखा कि अगर कोई इंसान ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बार बार फेल हो रहा है तो क्या होगा? तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए वो वापस नीचे के लेवल पर गिर जाता है और वहीं अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। मुझे ना इस बात पे थोड़ा सा डाउट है। मतलब सोचिए, अगर किसी को वो प्रमोशन नहीं मिल रहा जिसका वो सालों से वेट कर रहा था, तो क्या उसका दिमाग सच में हार मान लेगा और वो कहेगा कि छोड़ो यार, प्रमोशन नहीं मिल रहा तो चलो कैंटीन में दोस्तों के साथ समोसे ही खाते हैं? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, हाँ, क्या हम सच में अपने से निचले लेवल यानी रिलेटेडनेस पर ऐसे वापस लौट जाते हैं? देखिए, ऊपर से देखने पर यह हार मानना लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ना ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कैसे? इंसान को काम करने के लिए या अपनी अहमियत फील करने के लिए डोपामाइन की जरूरत होती है। जब ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाता है और वहां से वो मेंटल रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है, तो दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए दूसरा रास्ता खोजता है। ओहो, मतलब वो इंसान फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा? एग्जैक्टली या गॉसिप का सेंटर बन जाएगा, क्योंकि वहां से उसे रिलेटेडनेस का इनाम मिल रहा है। उसे लग रहा है कि लोग उसे सुन रहे हैं। वो बस अपनी एनर्जी वहां शिफ्ट कर देता है जहां उसे आसानी से सक्सेस फील हो सके। अरे वाह! ये नजरिया तो बहुत कुछ साफ कर देता है। मतलब वो हार नहीं मान रहा, बस अपने ईगो को बचाने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई जरूरतों के बदलने की बात। लेकिन हर इंसान का सॉफ्टवेयर एक जैसा तो कोड नहीं किया गया है ना। हमारे बचपन और तजुर्बों से हमारी एक अलग फितरत बन जाती है। और जो मैकलेलैंड की थ्योरी ऑफ नीड्स है, वो इसी बुनियादी फितरत को पकड़ती है। मैकलेलैंड का मानना था कि हम मुख्य रूप से 3 जरूरतों के आसपास घूमते हैं: अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। और हर इंसान में ना इनमें से कोई एक जरूरत सबसे ज्यादा हावी होती है। हाँ, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्हें अगर आप सिर्फ टीम लीडर बना दे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी सैलरी चाहे 1 रुपया भी ना बढ़े। हाँ, क्योंकि उनके लिए वो कंट्रोल या पावर ही सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन वो इंसान जिसमें अचीवमेंट की जरूरत हावी होती है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा इस सोर्स में। वो इसलिए क्योंकि ऐसा इंसान ना मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करता है। वो जुआ नहीं खेलता जहां सब कुछ किस्मत पर हो, और वो बहुत आसान काम ही नहीं करता। उसे ऐसा काम चाहिए जहां उसकी खुद की मेहनत से रिजल्ट आए। लेकिन यहाँ एक कैच है, जो हाई अचीवर होता है ना, वो हमेशा एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाता। हाँ, क्योंकि वो सोचता है कि ये लोग इतनी धीरे काम कर रहे हैं, लाओ मैं खुद ही कर लेती हूँ। एग्जैक्टली, वो डेलीगेट नहीं कर पाता। उसे बस अपने गोल्स पूरे करने की धुन होती है। इसके एकदम उलट, जिसमें पावर की नीड ज्यादा है, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि उसे दूसरों को डायरेक्शन देना अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब यहाँ से जो अगली थ्योरी आती है ना, वो मेरे हिसाब से इस पूरे मटेरियल का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। अच्छा, हर्ट्जबर्ग वाली। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि खुशी और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू है। मतलब अगर मैं दुखी नहीं हूं तो इसका मतलब है कि मैं खुश हूं। लेकिन फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी तो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससैटिस्फैक्शन दोनों बिल्कुल अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं। हर्ट्जबर्ग ने काफी रिसर्च की और ये पाया कि जो चीजें लोगों को नाराज करती हैं ना, वो चीजें उन्हें कभी मोटिवेट नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने इन्हें हाइजीन फैक्टर्स का नाम दिया। इसे ना मैं हमेशा वाईफाई के उदाहरण से समझती हूँ। वाईफाई? हाँ, मतलब ऑफिस में वाईफाई का होना या ऑक्सीजन का होना एक हाइजीन फैक्टर है। जब वाईफाई बंद होता है तो हमें बहुत तेज गुस्सा आता है। हम आईटी वालों को गालियां देते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह आप ऑफिस आए, वाईफाई बहुत तेज चल रहा हो और आप खुशी से उछल पड़े कि वाह, आज तो 100 MBPS की स्पीड है, आज मैं कंपनी के लिए 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगी। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। हाँ, ये उदाहरण एकदम सटीक है। वाईफाई, एसी, आपकी बेसिक सैलरी या कंपनी की पॉलिसीज, ये सब हाइजीन फैक्टर्स हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान उम्मीद करता है कि उसे मिलेंगी ही। जब ये नहीं होती तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नौकरी छोड़ने की सोचने लगता है। लेकिन इनके होने से वो मोटिवेट नहीं होता, वो सिर्फ एक जीरो की स्थिति में आ जाता है जहां वो बस असंतुष्ट नहीं है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो उसे उस जीरो से निकालकर प्लस में ले जाती है? मतलब जो एक्स्ट्रा मेहनत करने पर मजबूर करती है? उन्हें हर्ट्जबर्ग ने कहा है मोटिवेटर्स। अच्छा। हाँ,
ये वो चीजें हैं जो सीधे काम से जुड़ी होती हैं, जैसे काम में मिलने वाला चैलेंज, रिकग्निशन, ग्रोथ के मौके। जब ये चीजें मिलती हैं ना, तब इंसान के अंदर का वो असली इंजन स्टार्ट होता है। यहाँ ना आरबीआई ग्रेड बी के सोर्स में एक बहुत ही कमाल की मैनेजमेंट टिप छिपी है। क्या? मतलब मान लीजिए आपके ऑफिस में लोग बहुत नाराज हैं और आप उन्हें खुश करने के लिए सबकी सैलरी 20% बढ़ा देते हैं। अब सैलरी तो एक हाइजीन फैक्टर है, इससे होगा क्या? उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बॉस को गालियां देना बंद कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या वो अगले दिन से एकदम से ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे? नहीं ना। सैलरी बढ़ाकर आपने सिर्फ उनका डिससैटिस्फैक्शन खत्म किया है। बेहतरीन काम निकलवाने के लिए तो मोटिवेटर्स देने ही पड़ेंगे। ये समझना ना किसी भी लीडर के लिए बहुत जरूरी है। कई बार कंपनियां सोचती हैं कि बस पैसे फेंककर मोटिवेशन खरीद लेंगी, जो साइकोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो चलिए, अभी तक हमने दिमाग के अंदर की जरूरतों को तो समझ लिया, लेकिन इंसान सिर्फ फीलिंग से तो नहीं चलता। हमारे अंदर एक बहुत ही तेज कैलकुलेटर भी फिट है। कैलकुलेटर? हाँ, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक गणित लगाते हैं कि भाई क्या ये मेहनत करने लायक है भी या नहीं। और इस गणित को विक्टर रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बहुत अच्छे से समझाती है। व्रूम ने इसी बात पर जोर दिया था कि मोटिवेशन कोई अंधा जज्बा नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। ये थ्योरी ना 3 सवालों पर टिकी है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वेलेंस। तो चलिए इसे उसी आरबीआई एग्जाम वाले उदाहरण से समझते हैं जो हमारे सोर्स में दिया है। हाँ, बताइए। मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मेरा दिमाग पूछेगा, अगर मैं दिन रात एक कर दूं तो क्या मैं ये सिलेबस पूरा कर पाऊंगी? ये है एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या मेरी मेहनत किसी रिजल्ट में बदलेगी? अगर मुझे लगता है कि मैं चाहे जितना पढ़ लूं मुझे इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आनी, तो मेरी एक्सपेक्टेंसी 0 हो गई। एकदम 0। लेकिन मान लीजिए एक्सपेक्टेंसी है, आपको लगता है आप पास कर लेंगे। फिर आता है दूसरा सवाल, इंस्ट्रूमेंटैलिटी का। मतलब अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया तो क्या सच में मुझे वो नौकरी मिलेगी? क्या वो रिजल्ट मुझे मेरा इनाम दिलाएगा? अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई गड़बड़ है या भर्तियां ही रुक गई हैं, तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी 0 हो जाएगी। हाँ, इंसान सोचेगा कि पास होकर भी क्या फायदा जब जॉब ही नहीं मिलनी। बिल्कुल। और आखिरी है वैलेंस, यानी उस इनाम की आपके लिए कीमत। मतलब मान लीजिए मैं एग्जाम भी निकाल सकती हूँ, नौकरी भी पक्की मिल जाएगी, लेकिन मुझे बैंकर बनना ही नहीं है, मुझे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो आपके लिए उस नौकरी की वैलेंस 0 है। एग्जैक्टली। व्रूम कहते हैं कि ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, E × I × V। और गणित का सीधा सा नियम है, अगर एक भी चीज शून्य हुई तो पूरा रिजल्ट शून्य हो जाता है। हाँ, यही वजह है कि कई बार बॉस कहता है ना कि जो ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा उसे एक ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं करता। क्योंकि किसी को उस प्लास्टिक की ट्रॉफी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैलेंस 0 है। बिल्कुल। अब इस कैलकुलेशन के अलावा एक और कैलकुलेशन है जो हमारे दिमाग में 2400 घंटे चलती रहती है। वो क्या है? वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। मतलब हम सोशल एनिमल्स हैं ना, तो जे स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी यही बताती है कि हम कभी अकेले में खुश या दुखी नहीं होते हैं। हाँ, एडम्स का कहना था कि हम हमेशा अपने इनपुट यानी मेहनत और आउटकम यानी इनाम के रेशियो को अपने आसपास के किसी इंसान से नापते हैं। इसे उन्होंने रेफरेंट अदर कहा है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब अगर मैं दिन में 8 घंटे काम करके 1000 रुपए कमा रही हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे साथ बैठा मेरा कलीग भी 8 घंटे काम करके 1000 रुपए ही कमा रहा है, तो मुझे लगता है चलो दुनिया में इंसाफ है। हाँ, इसे ही इक्विटी कहते हैं। लेकिन अगर मुझे पता चले कि वो 8 घंटे काम करके 1550 रुपए कमा रहा है, तो फिर तो मेरा खून खौल उठता है। हाँ, ऑब्वियसली। मैं अंडर रिवॉर्डेड फील करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, या तो काम करना कम कर दूंगी, ज्यादा छुट्टियां लूंगी ताकि वो तराजू वापस बराबर हो सके। ये बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन यार, एडम्स की थ्योरी में एक बात है जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती। कौन सी बात? थ्योरी कहती है कि अगर मुझे अपने कलीग से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब मुझे 1550 और उसे 1000, तो मैं ओवर रिवॉर्डेड हो जाऊंगी और मुझे गिल्ट फील होगा। क्या सच में? मतलब आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में लोगों को ज्यादा पैसे मिलने पर गिल्ट फील होता है? मुझे तो लगता है लोग पार्टी देते होंगे। ये ना बहुत ही वैलिड सवाल है। पहली बार में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी के गहरे लेवल पर जाएं तो इंसान के अंदर फेयरनेस
या निष्पक्षता की एक बहुत पुरानी इवोल्यूशनरी नीड होती है। अच्छा। हाँ, जब किसी को बिना हक के ज्यादा मिलता है तो उसे कुछ पल के लिए एक अजीब सी बेचैनी जरूर होती है। लेकिन इंसान का दिमाग ना बहुत चालाक है, वो उस गिल्ट के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए वो तुरंत इसे रैशनलाइज कर लेता है। रैशनलाइज मतलब खुद को ही कोई कहानी सुना लेता है। बिल्कुल, वो अपने दिमाग में अपने इनपुट को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। वो खुद से कहेगा, हाँ, उसे 1000 मिल रहे हैं और मुझे 1500, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, या मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स उससे कहीं बेटर हैं। अरे बाप रे। इंसान बहुत जल्दी अपने दिमाग में एक नया तराजू बना लेता है, जहां उसे अपना ज्यादा पैसा बिल्कुल सही लगने लगता है। ये तो कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम कैसे खुद को सही साबित कर लेते हैं ना। तो अगर हमारा दिमाग उम्मीदों और इस तरह की तुलनाओं में इतना ज्यादा उलझा हुआ है, तो कोई मैनेजर बाहर से बैठकर किसी से काम कैसे निकलवाए? वो किसी के दिमाग के अंदर तो नहीं घुस सकता। और यहीं पर एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी और बीएफ स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी काम आती हैं। ये पूरी तरह से बाहरी कंट्रोल पर टिकी हैं। लॉक का बहुत ही सीधा सा मानना था कि अगर आपके पास कोई एकदम साफ गोल या लक्ष्य है, तो वो अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। लेकिन यार, लक्ष्य तय करने का भी एक तरीका होता है। सोर्स में लिखा है कि अगर कोई मैनेजर अपनी टीम से कहता है जाओ और अपना बेस्ट दो, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि बेस्ट का कोई स्केल नहीं होता। एग्जैक्टली। लॉक कहते हैं कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। अगर बॉस कहता है हमें इस महीने सेल्स को 15% बढ़ाना है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है। दिमाग को समझ आता है कि भागना किधर है। और इसके साथ ना एक और जरूरी चीज है, चुनौती। अगर गोल बहुत आसान है तो उसमें कोई मजा नहीं है, और साथ ही इंसान को लगातार फीडबैक चाहिए होता है। अगर मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं और मुझे पता ही नहीं कि तीर निशाने पर लगा या नहीं, तो मैं तीर चलाना ही बंद कर दूंगा। सही कहा। ये तो हुई गोल्स वाली बात। लेकिन इस पूरे स्टडी मटेरियल में जो सबसे अलग थ्योरी मुझे लगी वो है स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। हाँ, ये एकदम अलग अप्रोच है। मुझे ये इसलिए अजीब लगी क्योंकि ये इंसान की अंदरूनी फीलिंग्स, ज़रूरतों, तुलनाओं सबको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। स्किनर कहते हैं कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि एक्शन के बाद नतीजा क्या होता है। स्किनर का ये नजरिया ना पूरी तरह बिहेवियरिज्म पे टिका है। उनका रूल बहुत सिंपल है, जिस काम के बाद कोई अच्छी चीज मिलेगी, इंसान वो काम बार बार करेगा, और जिस काम के बाद बुरी चीज मिलेगी वो उसे बंद कर देगा। इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। पहला तो आसान है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब मैंने अच्छा काम किया, बॉस ने तारीफ की, मैं फिर से अच्छा काम करूंगी। सजा भी समझ में आती है, गलत काम किया, बॉस ने डांटा। लेकिन जो चीज लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हाँ, नेगेटिव शब्द सुनकर लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है या कोई सजा मिल रही है। हाँ, लेकिन सोर्स में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। अच्छा। मान लीजिए आपका बॉस बहुत चिड़चिड़ा है और आपको हर बात पर टोकता रहता है। ये आपके लिए बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन एक दिन आप अपना काम टाइम से पहले करके दे देते हैं और उस दिन वो आपको नहीं टोकता। अरे वाह, शांति मिल गई। बिल्कुल, वो अप्रिय चीज आपकी जिंदगी से हट गई। अब अगली बार आप सिर्फ इसलिए टाइम पर काम करेंगे ताकि बॉस दोबारा ना टोके। एक खराब चीज का हट जाना, यही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये बहुत ही सटल साइकोलॉजिकल खेल है जो ऑफिस में रोज खेला जाता है। और चौथा तरीका है एक्सटिंक्शन। हाँ, ये मुझे सबसे मजेदार लगा। मतलब मान लीजिए मीटिंग में कोई कलीग लगातार फालतू के जोक सुना रहा है। अगर आप उसे डांटेंगे तो शायद वो बहस करे। एक्सटिंक्शन कहता है कि आप उसकी बात पर ध्यान ही मत दो, एकदम सन्नाटा। मतलब कोई रिएक्शन ही मत दो। हाँ, जब उसे वो अटेंशन नहीं मिलेगी ना, तो वो धीरे धीरे खुद ही ऐसे जोक्स मारना बंद कर देगा। किसी बिहेवियर को मिलने वाली खाद पानी को रोक देना ही एक्सटिंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो इतनी सारी थ्योरीज और इन अलग-अलग नजरियों पर बात करने के बाद आखिर में हम क्या समझें? मुझे तो यही लगता है कि मोटिवेशन का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ना इंसान की बुनियादी जरूरतों को समझने, एक साफ लक्ष्य देने और उसके साथ फेयर रहने का एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्स है। कोई एक थ्योरी पूरी सच्चाई नहीं बताती। हाँ, जब हम इन सबको मिला देते हैं तब जाकर हमें एक सक्सेसफुल टीम चलाने का फॉर्मूला मिलता है। और इसीलिए ये टॉपिक सिर्फ आरबीआई का एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में काम कैसे करते हैं। लेकिन यार,
इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एडम्स की इक्विटी थ्योरी से जुड़ा एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। क्या सवाल? देखिए, एडम्स ने कहा था कि हम अपनी मेहनत की तुलना अपने ऑफिस के कलीग से करते हैं। अगर उसे मेरी जितनी सैलरी मिल रही है तो मैं खुश हूँ, लेकिन सोचिए आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में क्या हो रहा है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम रोज इंस्टाग्राम या लिंक्डइन खोलते हैं और देखते हैं कि कोई 21 साल का लड़का सिलिकॉन वैली में करोड़ों की कंपनी बेच रहा है, कोई 25 साल की लड़की मर्सिडीज खरीद रही है। हाँ, ये तो रोज का है। तो क्या आज हमारा वो रेफरेंस